रात के लगभग 2 बज गए थे, पर लक्ष्मी जी की आंखों से नींद गायब थी। वह बिस्तर पर लेटे लेटे अतीत की यादों में खो गई। आज भी उन्हें भली भांति याद है वह दिन जब तीसरी संतान के रूप में भी उन्होंने बेटे को जन्म दिया था। लक्ष्मी जी और उनके पति दीनदयाल जी दोनों उस दिन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। तीसरे बेटे मोहन के जन्म के समय पहला बेटा राजेंद्र 4 साल का, दूसरा बेटा प्रताप 2 साल का था। गांव की सभी औरतें उस दिन जच्चा बच्चा को देखने आई और उन्हें ढेर सारी बधाई दी और लक्ष्मी जी के भाग्य को सराहते हुए बोली, ओ लक्ष्मी, तुम नाम की ही नहीं, भाग्य से भी लक्ष्मी हो। 3 बेटों की माँ बन गई हो। अब तो बेटी की शादी और दहेज की सारी चिंताओं से बच गई हो। एक औरत ने कहा, लक्ष्मी, बुढ़ापे में तो तुम्हारी खूब सेवा होगी। आखिर 3 बेटों की जो माँ बन गई हो। उन 3 दिनों लक्ष्मी जी के चेहरे पर 3 बेटों की माँ होने का घमंड साफ झलकता था। वह अपने भाग्य पर खूब इतराती थी। दीनदयाल जी रेलवे में कार्यरत थे। वह बहुत ईमानदारी से नौकरी किया करते थे। फिर भी इतनी आमदनी थी कि अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दे सके। हम इन्हें बहुत पढ़ाएंगे, देखना मेरे बेटे एक दिन अच्छी पोस्ट पर नौकरी करेंगे। एक दिन लक्ष्मी जी से दीनदयाल जी ने कहा। तीनों बेटों का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया। माता पिता ने तीनों की छोटी से छोटी हर ज़रूरत पूरी की। पढ़ाई से जुड़ी हर सुविधा देने के बावजूद भी छोटे बेटे मोहन को छोड़कर राजेंद्र और प्रताप हमेशा पढ़ाई में कमज़ोर ही रहे। आज राजेंद्र का 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। याद है, लक्ष्मी जी ने अपने पति दीनदयाल जी से पूछा। हाँ याद है। पता नहीं इस लड़के का क्या परिणाम आएगा। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि बस यह पास हो जाए। न जाने पढ़ने में इस लड़के का मन क्यों नहीं लगता। दीनदयाल जी ने कहा। राजेंद्र पास हो जाए, इसी इच्छा से लक्ष्मी जी भी बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़ रही थी। जब राजेंद्र घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर माँ बाप सब समझ गए कि जिस बात का डर था वही हुआ। राजेंद्र फेल हो गया। अगले ही दिन राजेंद्र को घर पर ट्यूशन देने के लिए टीचर रखा गया। दीनदयाल जी भी स्वयं कभी कभी राजेंद्र को शाम के वक्त पढ़ाते। घर वालों की लाख कोशिशों के बावजूद राजेंद्र का मन पढ़ाई में नहीं लगा। जो रुपए उसे कॉपी किताब खरीदने के लिए मिलते, वह उन रुपयों से जुआ खेलता, सिगरेट पीता और फिल्म देखने चला जाता। एक दिन लक्ष्मी जी कपड़े धोने के लिए कपड़े पानी में डुबो रही थी, इसलिए कपड़ों की जेब चेक कर रही थी कि कहीं कोई ज़रूरी कागज न भीग जाए। तभी राजेंद्र की स्कूल पैंट में से एक सिगरेट और फिल्म का टिकट मिला। सिगरेट तो उन्होंने फेंक दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दीनदयाल जी को इस बात का पता चले और घर में कलेश हो। लेकिन फिल्म के टिकट को उन्होंने दीनदयाल जी को दिखाया और कहने लगी, अजी जरा इस कागज़ को देखना, यह ज़रूरी कागज़ है या रद्दी। दीनदयाल जी ने देखा तो वह फिल्म का टिकट था। उन्होंने पत्नी से पूछा, लक्ष्मी, यह तुम्हें कहाँ से मिला। लक्ष्मी जी ने कहा, राजेंद्र की स्कूल की पैंट से। दीनदयाल जी ने राजेंद्र को आवाज़ लगाई, राजेंद्र, राजेंद्र। जी पिताजी, आया। राजेंद्र पिताजी के सामने हाजिर हो गया। दीनदयाल जी ने सख्ती से पूछा और एक थप्पड़ भी लगाया, पर राजेंद्र बार बार यही कहता रहा, मैं फिल्म देखने नहीं गया। मेरा एक दोस्त है अनिकेत, वह स्कूल से भागकर फिल्म देखने जाता है। उसने ही मजाक मजाक में मेरी पैंट की जेब में कल यह टिकट डाल दिया। दीनदयाल जी ने बेटी की बात पर विश्वास कर लिया। राजेंद्र अब बात बात पर झूठ बोलने लगा। राजेंद्र माता पिता को खुश करने के लिए कहता, माँ देखना, इस बार मैं बहुत अच्छे अंकों से पास होकर दिखाऊंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी जी को विश्वास होने लगा कि इस बार राजेंद्र पास हो ही जाएगा। दीनदयाल जी राजेंद्र को कभी कभी पढ़ाते थे, इसलिए उन्हें राजेंद्र से कम उम्मीद थी। फिर भी वह यह उम्मीद पाले हुए थे कि शायद इस बार राजेंद्र पास हो जाए। 10वीं का परिणाम आया। राजेंद्र इस बार भी फेल हो गया। दीनदयाल जी और लक्ष्मी जी को निराशा ने घेर लिया। राजेंद्र ने भी कुछ दिनों बाद साफ साफ कह दिया, माँ पिताजी से कह दो मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। पिताजी के लाख समझाने के बावजूद भी उसने पढ़ाई छोड़ दी। दीनदयाल जी और लक्ष्मी जी को अब मोहन और प्रताप से ही उम्मीद थी, परंतु वक्त के साथ प्रताप ने भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह भी 10वीं कक्षा में फेल हो गया। उसने भी
माता पिता से साफ कह दिया, अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मोहन बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। लक्ष्मी जी हमेशा अपने पति से कहती, देखिए जी, आप निराश मत होइए। इन दो नालायकों ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तो क्या हुआ, पर अपना मोहन तो हमेशा से ही पढ़ने में होशियार रहा है। देखना, मोहन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा, कोई बड़ा अफसर बनकर दिखाएगा। दोनों बड़े भाई कभी कभी मोहन को भी ज़बरदस्ती फिल्म दिखाने ले जाते। धीरे धीरे मोहन को भी मूवी का चस्का लग गया। अब वह कक्षा में टॉपर तो नहीं था, पर पास जरूर हो जाता था। जब 11वीं कक्षा में आया तो बुरी संगत के लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। घर से स्कूल के लिए निकलता, पर स्कूल न जाकर दिन भर इधर उधर आवारा की तरह घूमता, मौज मस्ती करता, जुआ खेलता और मूवी देखने जाता। पढ़ाई से उसका मन ऊब चुका था और 11वीं कक्षा में मोहन भी फेल हो गया। भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने भी पढ़ने से इनकार कर दिया। माता पिता के सारे अरमान धरे के धरे रह गए और एक एक कर सारे सपने चकनाचूर हो गए। दीनदयाल जी चिंता के दलदल में डूब गए। वह हर समय यही सोचते कि अब उनके बेटों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कैसा उनका भविष्य होगा। उनके रिटायरमेंट में अब कुछ ही साल बचे हुए थे। एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हर सुख सुविधा दी, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया, उसके बावजूद तुम तीनों ने मुझे और अपनी माँ को निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया। अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें बैठाकर नहीं खिला सकता, इसलिए तुम तीनों कोई काम धंधा ढूंढना होगा। ऐसे कब तक बिस्तर में लेटे रहोगे? मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तीनों बेटों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी अच्छा काम उन्हें नहीं मिला। लक्ष्मी जी ने रात का खाना खाते समय दीनदयाल जी से कहा, तीनों बेटे रोज़ किसी अच्छी नौकरी की तलाश में जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलती। मिलेगी भी कैसे? पढ़ाई करते तभी तो नौकरी मिलती। गुस्से में दीनदयाल जी ने कहा, अगर नौकरी नहीं मिली तो आपके रिटायर हो जाने के बाद यह घर कैसे चलेगा? हमारे बाद इन तीनों का क्या होगा? अब आप ही कुछ करो, अपने विभाग में जुगाड़ लगाकर इन्हें किसी काम पर लगवा दो। लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी, तुम जानती हो मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अपने विभाग में जुगाड़ का मतलब होगा रिश्वत देकर काम करवाना। मैं ऐसा नहीं कर सकता। दीनदयाल जी ने कहा, पर वह हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं करना ही होगा। हमारे बाद उनका पेट भरने वाला कोई नहीं है। अगर अपने उसूलों को भी त्यागना पड़े तो अपने बच्चों के लिए हमें वह भी करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा। लक्ष्मी जी और दीनदयाल जी बहुत देर तक चुपचाप उदास बैठे रहे। दीनदयाल जी उस रात सो भी नहीं पाए। उनके मन मस्तिष्क में उथल पुथल मची थी। आज वह अपने भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। दीनदयाल जी ने कुछ लोगों को रिश्वत देकर और कुछ उच्च अधिकारियों की सहायता से तीनों बेटों को रेलवे में भर्ती करवा दिया। लक्ष्मी जी ने तीनों बेटों की नौकरी लग जाने की खुशी में सारे गांव में मिठाई बांटी थी। उस दिन दीनदयाल जी भी बहुत खुश थे और उदास भी। तीनों बेटों की शादी खूब धूमधाम से कर दी गई। उस दिन लक्ष्मी जी के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनके घर 3-3 बहुएं आई थी। उनका घर खुशियों से भर गया था, परंतु खुशियां ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। लक्ष्मी जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उस दिन जब उन्होंने अपने पति को एक रेल दुर्घटना में खो दिया। जिन बेटों से सेवा की उम्मीद थी, वह बेटे पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन बाद ही माँ को अकेला छोड़कर अपनी अपनी बीवियों को साथ लेकर अलग रहने चले गए। तीनों बेटों की पोस्टिंग अलग अलग शहरों में हो गई थी। उस दिन लक्ष्मी जी कई घंटों तक रोती रही। अब वह अकेलेपन से जूझ रही थी। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा। अकेली जान के लिए खाना बनाना अब उन्हें भारी लगने लगा। कई बार रात का बासी खाना सुबह खाती, कभी सुबह का बचा रात में खाती। जब किसी दिन तबीयत बिगड़ जाती या खाना बनाने का मन नहीं करता तो 2-2 दिन तक भूखी लेटी रहती। हर दिन उन्हें पहाड़ जैसा लगने लगा। पति की पेंशन से उनका गुजारा चल रहा था। इसी तरह अकेलेपन को झेलते हुए उन्हें 5 साल बीत गए, पर इन 5 सालों में किसी भी बेटे ने अपनी माँ को साथ रखना जरूरी नहीं समझा। कभी कभी बेटे फ़ोन कर लेते थे। राजेंद्र से बात करते हुए कई बार लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा, मेरा यहाँ अब मन नहीं लगता।
रह रहकर तुम्हारे पिताजी और तुम सब लोगों की याद आती है। एक एक दिन मुश्किल से कटता है। मेरे बेटा, कुछ दिन अपने पास बुला लो। तुम लोग तो मुझे भूल ही गए हो। माँ, तुम यहाँ आओगी तो घर की रेख देख कौन करेगा? तुम्हें घर और ज़मीन की देखभाल के लिए गांव में ही रहना होगा। यह कहकर राजेंद्र ने फ़ोन काट दिया। लक्ष्मी जी के आंसू उस रात थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक रोज़ जब लक्ष्मी जी जानवरों के लिए घास लेने जंगल में गई और पेड़ में चढ़कर जानवरों के लिए पेड़ों से पत्ते काट रही थी, तभी उनका पैर फिसल गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। लक्ष्मी जी की चीख सुनकर आसपास घास काट रही औरतों ने सुनी और लक्ष्मी जी के पास दौड़ी। जैसे तैसे उन्हें घर लाया गया और पड़ोसियों ने जल्दी से उन्हें शहर के अस्पताल पहुंचाया। पेड़ से गिरने के कारण उनकी पैर की हड्डी टूट गई थी। इलाज के लिए 20,000 जमा करा दीजिए, डॉक्टर ने लक्ष्मी जी के साथ आए पड़ोसियों से कहा। पड़ोसियों ने फ़ोन करके यह खबर तीनों बेटों तक पहुंचाई। पड़ोस के ताऊजी ने फ़ोन पर तीनों लड़कों से विनती की, बेटा, अपनी माँ को साथ ले जाओ और उनका इलाज करवाओ। यहाँ कौन है जो उसकी देखभाल करने वाला है? बेटा, अब उस बूढ़ी जान को तुम लोग नहीं देखोगे और कौन देखेगा? छोटा बेटा मोहन माँ को अपने साथ दिल्ली ले आया। लक्ष्मी जी को दिल्ली आए 1 हफ्ता हो गया था। दिल्ली आने के बाद बेटे बहू ने उनकी बहुत सेवा की। बहू सबसे पहले खाना लक्ष्मी जी को खिलाती, अपनी सास के कपड़े धोती, बालों में तेल लगाती। लक्ष्मी जी के खुशी खुशी दिन बीतने लगे। 1 महीना कब पूरा हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। इस बीच राजेंद्र और प्रताप भी उनसे 3-4 बार मिलने आए। मोहन ने अब तक पैर की टूटी हड्डी का इलाज नहीं कराया था। लक्ष्मी जी सोचती, मोहन के पास समय नहीं है। जब भी उसके पास समय होगा वह मुझे अस्पताल ज़रूर ले जाएगा। शाम को थक कर लौटे बेटे से अस्पताल ले चलने के बारे में बार बार कहने का उनका मन नहीं करता था। वैसे भी बहू ने पैर में खपच्चियाँ बांध दी थी। अक्सर टीवी देखते समय रात को बेटे का सर गोद में रखकर उसके बालों में तेल लगाती और दिल खोलकर अपना प्यार बेटे पर लुटा देना चाहती थी। एक दिन रात खाना खाते हुए लक्ष्मी जी बोली, बेटा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। अपने बेटे, बहू और पोते को छोड़कर मैं गांव अकेली क्यों रहूँ? अब मैं वापस गांव नहीं जाऊँगी। यह सुनकर मोहन और उसकी पत्नी माया को तो जैसे सांप सूंघ गया। खाना खाने के बाद चूल्हा बर्तन करके माया सोने के लिए अपने कमरे में आई। मोहन बिस्तर पर लेटा मोबाइल में सोशल मीडिया चला रहा था। तभी माया मोहन से बोली, आप तो कह रहे थे कि माँ की इतनी सेवा करो कि वह चलने फिरने लायक हो जाए, और जब धीरे धीरे चलने फिरने लगेगी तो आप माँ को वापस गांव छोड़ आओगे। पर आपकी माँ तो यहीं जम गई है। अब मैं एक दिन भी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, माया ने गुस्से से कहा। मोहन ने उसे समझाते हुए कहा, यदि उस वक्त माँ को नहीं लाता तो गांव में और बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाती। राजेंद्र भैया ने कहा था, जाकर माँ को ले आओ, फिर मैं अपने घर ले जाऊंगा। जब मैं माँ को ले आया तो उन्होंने भी माँ को ले जाने से मना कर दिया। मैंने सोचा था जब थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाएगी तब गांव छोड़ आऊँगा। मुझे क्या पता था कि माँ को अपनी सेवा करवाने का इतना शौक़ है कि वह यहीं रहने का इरादा कर लेंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ माँ। राजेंद्र भैया और प्रताप भैया भी तो तुम्हारे बच्चे हैं, वह भी तो तुम्हारे साथ रहना चाहते होंगे। कुछ दिन उनके यहाँ भी रहो, मोहन ने माँ से कहा। लक्ष्मी जी को बेटी की बात ठीक लगी। आखिर उनके लिए तो तीनों बेटे बराबर हैं। उन्होंने तय किया कि वह पहले बड़े बेटे राजेंद्र के घर जाएंगी, फिर बीच वाले बेटे प्रताप के साथ रहने जाएंगी। मोहन ने राजेंद्र को फ़ोन करके सब बता दिया कि माँ अब गांव वापस नहीं जाना चाहती है, हम तीनों के साथ रहना चाहती है। मैं आज उन्हें आपके घर छोड़ जाऊंगा। मेरे घर आए उन्हें 1 महीना हो गया है। मैं अब उन्हें और नहीं रख सकता, अब आप रखिए। जब माँ को लेकर मोहन राजेंद्र के घर पहुँचा तो राजेंद्र की पत्नी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, यह बुढ़िया मेरे घर में नहीं रह सकती। अगर यह मेरे घर में रही तो मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। फिर सासू जी आप खुश रहना। लक्ष्मी जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने विष भर बाण उनके कलेजे में उतार दिया हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। लक्ष्मी जी ने कहा, राजेंद्र बेटा,
मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। मेरे यहाँ रहने से तेरे घर की सुख शांति खतरे में पड़ती है, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तुम दोनों खुश रहो। यह कहकर वह राजेंद्र के घर से बाहर आ गई। बीच वाले बेटे प्रताप का घर वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। मोहन को डर था कि कहीं प्रताप या भाभी भी कुछ ऐसा ना कह दे जिसके कारण उसे माँ को अपने घर वापस ले जाना पड़े। उसने एक तरकीब लगाई। वह प्रताप को बिना फ़ोन किए उसकी माँ को घर ले चला गया और कहा, भैया हमें कुछ दिन के लिए माया की मौसी के घर उनकी बेटी की शादी के सिलसिले से जाना है, इसलिए तुम्हें माँ को अपने पास रखना होगा। प्रताप को राजेंद्र ने यह खबर पहुँचा दी थी कि माँ अब वापस गाँव नहीं जाना चाहती है। न चाहते हुए भी उसे माँ को रखना ही पड़ा। प्रताप के परिवार को लक्ष्मी जी का रहना पसंद नहीं था, इसलिए अपने माता पिता के बताए रास्ते पर चलकर लक्ष्मी जी का पोता आदित्य, जो अभी 13 साल का ही था, वह भी अपने माता पिता की तरह अपनी दादी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। लक्ष्मी जी को हफ्ते में एक बार कपड़े धोने का हुक्म था। बहू से जब वह नहाने के लिए पूछती तो बहू विद्या कहती, कौन देखने आ रहा है तुम्हें जो रोज रोज नहा धोकर बैठ जाती हो कोई ज़रूरत नहीं है साबुन और पानी बर्बाद करने की। लक्ष्मी जी खून के घूंट पीकर चुपचाप रह जाती। उनके खाने के बर्तन भी अलग कर दिए गए थे, जो उनकी चारपाई के नीचे पड़े रहते थे। सबके खाना लेने के बाद विद्या बचा कुचा खाना उनकी थाली में डाल जाती। उनकी चारपाई घर की मोमटी में डाल दी गई। ग्रेटर नोएडा में जून के महीने में पड़ने वाली ज़बरदस्त गर्मी में वह पंखे के बिना सोने के लिए मजबूर थी। सारी रात करवटें बदलती रहती। मच्छर बार बार कानों में भिन्न भिन्न करते। पसीने से सारा शरीर लथपथ हो जाता। धोती के पल्लू से हवा करते करते उनके हाथों में दर्द हो जाता, पर रात थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। इस अपमान को सहते हुए कितनी बार उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, क्या इतना दुख दिखाने के लिए तुमने मुझे जिंदा रखा है? अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब तो अपने पास बुला लो। राजेंद्र के पिताजी, आप तो चले गए, पर मुझे यहाँ अकेला किसके भरोसे छोड़ गए? देख रहे हो, जिन बेटों से सेवा की उम्मीद थी वह मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। अब मुझे अपने पास बुला लो। पोते आदित्य के सब दोस्त जब भी घर आते तो वह लक्ष्मी जी से कहता, छत पर चली जा, वरना तुझे देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। लक्ष्मी जी गीली आंखें पोंछते हुए छत पर चली जाती। घंटों गर्म में पसीने से भीगी बैठी रहती। लक्ष्मी जी ने प्रताप से कई बार मोहन के घर छोड़ने को कहा। तब प्रताप कहता, तुम्हारा तो नाटक ही खत्म नहीं होता है माँ। इससे पहले वहीं तो थी, फिर क्यों आई यहाँ? आज मुझे यहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो। फालतू का समय नहीं है मेरे पास। जिस दिन थोड़ा भी समय होगा छोड़ आऊँगा। एक दिन प्रताप माँ को छोड़ने मोहन के घर गया। मोहन और माया दोनों घर पर थे। माँ को देखते ही मोहन ने कहा, अभी तो तुम यहाँ से गई 15 दिन भी पूरे नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी यहाँ चली आई। हमने तुम्हारी बहुत सेवा कर ली, हम और नहीं कर सकते। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो माँ? तुम तो हम सब पर बोझ बन गई हो। हमने यह सोचकर तुम्हारी सेवा की थी कि थोड़ा चलने फिरने लगोगी तो गांव छोड़ आएंगे, पर तुमने तो यहाँ हमेशा के लिए डेरा ही बना लिया। लक्ष्मी जी ने निराश आंखों से उसे देखते हुए भरे गले से कहा, बेटा मुझे गांव छोड़ दो। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुमने मेरा इलाज तो करवाया नहीं, कोई बात नहीं। मैं इस टूटे पैर से ही अपनी ज़िंदगी घसीट घसीट कर जी लूँगी। तूने और तेरी पत्नी ने मेरी 1 महीने सेवा की है। मैं तेरा यह एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मुझे रात की बस में बिठा दे, मैं खुद गांव चली जाऊंगी। तभी राजेंद्र भी वहां आ पहुंचा। उसने आते ही कहा, कौन सा घर? वह हमारा घर भी था। हमें रुपयों की ज़रूरत थी और एक पार्टी उस घर की अच्छी कीमत दे रही थी। हमने उसे बेच दिया। हम तो वहाँ रहने से रहे, उसको रखकर हम क्या करते? तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ साल की मेहमान हो। अगर हम पर बोझ नहीं बनना चाहती हो तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? लक्ष्मी जी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। 3 बेटों के बावजूद आज उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है और इस दुनिया की भीड़ में वह अकेली रह गई हैं। आज उन्हें अपना नाम लक्ष्मी होने का भी बहुत दुख हो रहा था और बार बार
गांव की औरतों के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। लक्ष्मी बुढ़ापे में बहुत सेवा होगी, आखिर 3 बेटों की माँ है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में यही विचार आता है कि ऐसे बेटों से तो लक्ष्मी जी बे औलाद ही होती तो अच्छा होता। समझ में नहीं आता कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। मैंने अक्सर देखा है, पति के गुजर जाने के बाद औरतों की ज़िंदगी नहीं रहती, एक बोझ बन जाती है, खासकर गांव की औरतों की। मैंने अपनी इस कहानी में पहाड़ की विधवा औरतों की पहाड़ सी ज़िंदगी दिखाने का छोटा सा प्रयास किया है। आज भी पहाड़ की औरतों की ज़िंदगी बहुत कष्टों से भरी है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट कीजिएगा। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।